नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चले खबरों को विस्तार से देखते हैं। भीलवाड़ा में चौथ वसूली के नाम पर ट्रक चालकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रक रुकवाने के नाम पर पुलिस उनसे जबरन चौथ वसूली कर रही है। इतना ही नहीं, ट्रक को नहीं रोकने पर ट्रक चालकों के साथ मारपीट की जा रही है। भीलवाड़ा चित्तौड़ हाईवे पर ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां पर परिवहन विभाग के दस्ते ने ट्रक चालकों को वसूली के लिए पहले रोका, फिर उनके विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की, जिसका ट्रक चालकों ने वीडियो बनाकर के वायरल कर दिया। ट्रक चालकों से की जा रही है अवैध वसूली, इस तरह के आरोप स्थानीय पुलिस पर लगे हैं और इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ट्रक चालकों का यह आरोप है कि पुलिस को किसी ने अगर अवैध वसूली नहीं दी तो पुलिस की मारपीट शुरू हो गई। जैसे आके मेरे को गाड़ी रोका के गाड़ी क्लोज दिया, नीचे पटक के मारने लग गया। बोला तुम गाड़ी भगा लिया, मेरे को हाथ भी नहीं दिया था। बाद में गाड़ी ले जा रहा था, उधर वापस कट में घुमाया था, मैं चाबी निकाल दिया तो गाड़ी रोड के बीच में देके गया। पुलिस वाले को लेके आया, पुलिस वाले को लाके पुलिस वाले को साथ में ही मेरे को मारा था। पहले आके मारा, बाद में पुलिस वाला भी मारा। क्यों मारपीट की? बोला तुमने जाम लगा दिया गया, बोला तुम गाड़ी भगा ली इसलिए पैसा दोगे। ये इधर टोल से हम निकले थे, आगे दो गाड़ी रोका रखी थी, हमारे को झाला नहीं दिया, हमने सीधा पास से निकाल लिया तो इन्होंने पीछे से हमारे गाड़ी लेके आए और इधर आके रोको, हमने रोक दिया। रोकते ही गाली गलौज करने लगे और बोला एंट्री दो, ऐसे दो। फिर उन्होंने ये निकाल लिया और वो आरटी वाला हाथ में चढ़ के गाड़ी लेके जा रहा था ऐसे इधर, तो हमने चाबी निकाल ली और गाड़ी रोक दी। उधर अलवर जिले के बांसुर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक वकील और उसके साथी को गिरफ्तार किया, जबकि महिला की तलाश पुलिस की ओर से जारी है। पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया है कि बांसुर क्षेत्र में हनी ट्रैप के मामले को लेकर एक परिवादी ने बांसुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे एक युवक, एक वकील और एक महिला परेशान कर रहे हैं और उसे हनी ट्रैप मामले में फंसा लिया है। पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और मामले की तफ्तीश शुरू की गई तो जांच में सामने आया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पीड़ित से 70,000 रुपए इन आरोपियों ने ले लिए थे और अभी भी उससे लगातार रकम की मांग कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एक 500 के एक नागरिक ने शिकायत की थी कि उसे एक महिला और एक वकील और किसी एक अन्य आदमी द्वारा परेशान किया जा रहा है और उससे एक हनी ट्रैप के जाल में फंसा लिया गया। और जब हमने इसकी तफ्तीश की तो सामने आया कि उस व्यक्ति को एक महिला और एक जितेंद्र रावत जो पेशे से वकील है, बांसुर का ही है, और उसके साथ विकास यादव, ये भी बांसुर का ही है, सन ऑफ प्रभुदयाल यादव, इन दोनों ने उसको ब्लैकमेल किया और उससे पहले भी 70,000 रुपये लिए थे। और कल हमने रंगे हाथ उसे 5,000 रुपये लेते हुए जो जितेंद्र रावत वकील थे उसे अरेस्ट किया। 19 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसे लेकर गहलोत सरकार में सत्र में अहम बिल पास किए जा सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार जवाबदेही कानून के नाम लिए जा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि यह सत्र छोटा होगा लेकिन हंगामेदार रह सकता है और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जाएगा। इस बार सरकार कुछ बिल सदन से पास करवा सकती है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करवाया जा सकता है। इस बात के भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर महेश जोशी के मंत्री बनने के बाद भी अभी तक मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, लिहाजा ये जिम्मा किसी और को दिया जा सकता है। इधर सत्रावसान नहीं करने के मामले में और गौवंश में लंपी संक्रमण में पुख्ता इंतजाम नहीं करने, कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता समेत कई मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र 28 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में इंदिरा रसोई योजना के तहत 512 नवीन इंदिरा रसोई की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, सीएम ने योजना के तहत भोजन भी किया और प्रदेश के अन्य हिस्सों में संचालित होने जा रही रसोई को लेकर वर्चुअली बात भी की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। शानदार है,
महंगाई का ज़माना है, बेरोजगारी है। कोरोना के अंदर भी मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, जैसा मेरे पूर्व में भी कहा गया। मुझे खुशी है, आप पे गर्व है जोधपुर वासियों पर, राजस्थान वासियों पर। तमाम लोगों ने, तमाम संस्थाओं ने, तमाम धर्म गुरुओं ने, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के वास्तव में राजस्थान की जो परंपरा है उसके नहीं मिलता है तो उसकी स्वास्थ्य की तकलीफ होती है, और स्वास्थ्य की तकलीफ होती है तो उसके धन की व्यवस्था करनी, और धन की व्यवस्था करनी पड़ती है तो कर्ज हो जाता है। तो किसी के जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ आती है जब कठिन समय में कोई आदमी मदद करता है। तो व्यक्ति तो मदद करते रहे, पर सरकारें मदद करें, इसका उदाहरण अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत किया है। वहीं पिछले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे राजस्थान पर्यटन उद्योग ने फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। इस बार ऑफ सीजन में 18 से 20 लाख पर्यटकों की आमद हुई है। स्थिति सामान्य होते ही देश विदेश से पर्यटक राजस्थान का रुख करने लगे हैं। पर्यटक यहां पर किले, हवेलियां और बावड़ियों का लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान में पर्यटन के हिसाब से मई से अगस्त का सीजन ऑफ सीजन माना जाता है, पर वही राजस्थान में इस बार पर्यटन की वापसी हुई है। करीब 18 से 20 लाख पर्यटक इस ऑफ सीजन में जयपुर आए हैं, राजस्थान आए हैं, जिन्होंने राजस्थान की किले, हवेलियां, बाड़ियां देखी। और वही आज जयपुर के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर मैं मौजूद हूँ, आमेर महल, जहाँ लोग देश विदेश से आते हैं और आमेर को देखते हैं। वही हम लोगों से जानेंगे कि आज वो आखिरकार आमेर आए हैं। सबसे पहले तो मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं झांसी हूँ मैम। कैसा लगा आपको आमेर? आमेर में क्या कुछ खास देखने को मिला? मैम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है जयपुर में, तो मतलब मैं यही पहली प्लेस घूम रही हूँ, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। जी काफ़ी। मैम, आप जयपुर गुलाबी नगरी आई है, जिसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं, कैसा लगा जयपुर? बहुत ही अच्छा लगा, ये हमारे राजस्थान की शान है एक तरीके से जी। हाँ, इसलिए बहुत ही सही। राजस्थान का जो सबसे अच्छा पैलेस है ना, वो आमेर का पैलेस ही है वैसे। जी। क्या अभी तक आपने मैम, आप आमेर आई है, क्या सबसे खूबसूरत चीज़ आपने आमेर की देखी और क्या सबसे खूबसूरत लगा आपको? यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, माउंटेन्स है और ये बहुत ऐसे अच्छा एरिया है, आके बहुत अच्छा लगा। जी देखिए, लोगों का कहना है कि ये पूरा माउंटेन, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ आमेर का किला है। और वहीं मैं आपको बता दूं, आप तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो बांध यहाँ पर है, ये अभी मावठा में जो है इसे पूरा भर दिया जाता है, लेकिन इस बार ये पूरा भरा नहीं है। यहाँ पे बिसलपुर का भी जो है पानी आता है, पर बिसलपुर का पानी भी हम जान चुके हैं कि पूरी तरह से वो भर चुका है, पर यहाँ पर अभी तक भी इसको भरा नहीं गया है। तो ऐसे में अगर ये भर जाता है तो पर्यटकों की आवाजाही और भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाती है। वही हम और पर्यटकों से बातचीत करेंगे कि आखिर आज वो आमेर में है, कैसा कुछ फील कर रहे हैं। सर, आप आज आमेर आए हैं, क्या कुछ खूबसूरत आपको आमेर लगा और कहाँ से आप हैं? मैं दिल्ली से हूँ, नजोगढ़ दिल्ली से। हाँ जी, बहुत अच्छा किला है ये, काफ़ी पहली बार ही आया हूँ मैं, तो यहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आगे ऊपर जाएंगे जब देखें क्या क्या है इसमें, इसकी वैरायटी देखें क्या क्या थी। जयपुर के आमेर में मैं इस वक्त मौजूद थी, जहां हमने लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आमेर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां से लोग अपना मनोरंजन करते हैं और दूर दराज से लोग यहाँ देखने आते हैं। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात भरतपुर के उस परिवार की जिसके पूर्वज गाय और घोड़े की तरह चीतों को पालते थे, जिनके घरों में चीते खुलेआम घूमते थे। ये खास रिपोर्ट देखिए। आजकल हर किसी की जुबान पर इन्हीं चीतों का नाम है और हर कोई ये जानना चाहता है कि 70 साल पहले जब ऐसे चीते हिंदुस्तान की धरती पर अपनी रफ्तार का तेज दिखाया करते थे, तब के लोग इन्हें कैसे लेते थे। जंगल में चीतों की रफ्तार का वो दौर तो लौट आया है, लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि भरतपुर में एक ऐसा परिवार है जिसके पूर्वज चीते के गले में पट्टा बांधा करते थे और उन्हें गाय और घोड़ों की तरह पाला करते थे। आजकल उस चीतेवान परिवार के वंशज भरतपुर के मुख्य बाजार में गंगा मंदिर के पास रहते हैं और खास बात यह है कि इस गली का नाम चीते वाली गली के नाम से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको बता दें कि 1936 से लेकर 1945 तक भरतपुर राजघराने के निवास मोती महल के गेट पर चीता बंधा रहता था और आने जाने वाले लोग हैरत और दहशत में उसके दीदार किया करते थे। आज भी
चौबुर्जा बाजार में रहने वाले परिवार के घर के बाहर नेम प्लेट्स पर नाम के बाद चीते वाला प्रमुखता से लिखा हुआ है। साथ ही गली के प्रवेश द्वार पर भी चीते वाली गली का बोर्ड लगा है। इस परिवार के पास रियासत काल के प्राचीन फोटोग्राफ भी हैं, जिनमें उनके पूर्वज चीतों के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये चीतों को सिखाते भी थे, जंगल में से पकड़ के लाते थे पिंजरों में, और फिर हमारे घर पे यहाँ सामने जो जगह है यहाँ पे इनको रखते थे, इनको सिखाते थे। नौकर रहते थे इनके पास, हमारे दादा के पास, और इनको सिखाते थे, दवाइयाँ भी देते थे पेट साफ करने की, और फिर सिखाते थे इनको, फिर साथ लेके अपने साथ बाजार में होकर चलाते थे, निकलते थे। सुल्तान खान के परिवार के पास अपने पूर्वजों के ढेरों किस्से हैं। उन किस्सों को जब ये परिवार किसी से शेयर करता है तो सुनने वाले हैरान रह जाते हैं कि जिस चीते की रफ्तार के आगे कोई नहीं ठहरता, वो उनके घरों में भीगी बिल्ली सा बनकर रहता था। और ज़्यादातर हमारे जो दादा जाते थे शिकार करने के लिए पीलीभीत के जंगलों की तरफ ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ डॉक्टर गुलाम हुसैन जाते थे, और नबीदात खान जो थे डॉक्टर गुलाम हुसैन के पिताजी थे, वो किशन सिंह जी के टाइम पर थे, वो वायसराय आता था, उनको शिकार कराते थे। चीते लौट आए हैं, और वो किस्से भी जो एक दौर में हकीकत हुआ करते थे। लिहाजा जरूरी है नई पीढ़ी को ऐसे किस्सों से वाबस्ता होने की, जिससे उन्हें लगे कि चीता कभी भारतीयों की यादों से गुम हुआ ही नहीं था। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। तो वहीं राजस्थान के आयरन और माइनिंग ब्लॉक्स की प्रीमियम दरों पर नीलामी हुई है। भीलवाड़ा के धुलखेड़ा जीपिया आयरन और ब्लॉक की कंपोजिट लाइसेंस के तौर पर रिजर्व प्राइस से 117% ज्यादा प्रीमियम दरों पर नीलामी की गई। खान विभाग के मुताबिक अब कंपोजिट लाइसेंस के मुताबिक संबंधित लाइसेंसदारियों की ओर से खनिज के अनुमानित भंडार की खोज का कार्य किया जाएगा, और इसके बाद खनन पट्टा जारी होगा। इस ब्लॉक से सरकार को रॉयल्टी के अतिरिक्त 117% राशि प्रीमियम के तौर पर मिलेगी। इससे पहले इसी वित्तीय वर्ष में जयपुर के बागावास ब्लॉक की आयरन और माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि में हुई है। वहीं टोंक की मालपुरा नगरपालिका राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। राजनीति के चलते इंदिरा रसोई उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया गया। शिलालेख पर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के नाम नहीं होने से बीजेपी विधायक, बीजेपी की पालिका अध्यक्ष समेत बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय पार्षदों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। समारोह स्थल पर की गई सभी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। पालिका ईओ ने पालिका के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को बुला करके भीड़ जुटाने का प्रयास भी किया, और 2 घंटों का समारोह चंद मिनटों में सिमट गया। विवाद के बाद आनन फानन में शिलालेख बदला गया और पालिका अध्यक्ष और विधायक का नाम लिखवाया गया। 9 सितंबर को शहरी रोजगार योजना में भी यही विवाद यहां पर सामने आया था। सरकार की ऐसी योजना ताजा, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक। तो वहीं राजधानी जयपुर की चारदीवारी में हजरत इमाम हुसैन की याद में जंजीरी मातम का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में शिया समाज के समेत कई धर्मों और संप्रदायों के लोग पहुंचे। जुलूस में शिया समाज के लोगों की ओर से हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए जंजीरों से खुद को पीट पीट कर मातम मनाया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग हजरत इमाम हुसैन को खिराज अकीदत देने पहुंचे। कोविड के दौरान पिछले 2 साल जंजीरी मातम के लिए पूरी तरह से अनुमति नहीं दी गई, इसीलिए इस बार अनुमति मिलने से शिया समाज के धर्मगुरु पहले से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गम का मौका है। मौके पर पहुंच करके जुलूस का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। उधर राजसमंद में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा। मेघवाल ने यात्रा के नाम पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि यात्रा का नाम ही गलत है, क्योंकि भारत सन 1947 में टूटा था। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार मजबूत हो रहा है। भारत तेजी से विकास कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है, फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा, अभी तक समझा ही नहीं पा रहे हैं कि भारत टूटा कहां से और कैसे टूट रहा है। भारत तो जुड़ा हुआ है, मजबूत हुआ है।
मोदी जी ने भारत का मान और सम्मान देश में भी बढ़ाया है और मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सारा संसार जानता है। इतने लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी हमारे। देखिए, प्रदेश सरकार ने तो तय कर रखा है कि गेंद भारत सरकार के पाले में डाल दी जाए। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि यहाँ ऐसी सरकार चल रही है कि जो हर चीज में प्रधानमंत्री मोदी जी की बुराई देखती है। इनका मिसमैनेजमेंट क्या रहा, जिसको देखते नहीं है। इनका एक मिसमैनेजमेंट रहा, ये दवाइयां समय पे खरीद नहीं पाई। उधर कोटा के आरोग्य नगर स्थित जैन जन उपयोगी भवन में सामूहिक क्षमापना पर्व मनाया गया। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बिरला ने कहा कि विकसित देशों में तनाव है, लेकिन भारत में अध्यात्म की वजह से शांति है। उन्होंने जैन दर्शन के प्रचार प्रसार करने की भी बात कही, ताकि युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति से जुड़कर सत्य और अहिंसा की राह पर चल सके। उधर जयपुर के बजाजनगर इलाके में रहने वाले दूदू के प्रधान रवि यादव पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया। घटना टोंक फाटक के पास मानसिंहपुरा कॉलोनी में हुई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कार चालक घर के बाहर खड़े दूदू यादव पर कार चढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि रवि और उनके साथ में मौजूद व्यक्ति ने भाग करके अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद रवि यादव और स्थानीय लोग मुकदमा दर्ज करवाने बजाजनगर थाने पहुंचे। उनका यह आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करना तो दूर, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। रवि का कहना है कि मानसिंहपुरा कॉलोनी में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिनका वे काफी दिनों से विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के चलते उनका पड़ोसी से मनमुटाव हुआ। टोंक फाटक के पास में जहाँ पे मेरा निवास स्थान है, वहाँ पे जब मैं गाड़ी से उतरा तो आपने वीडियो में देखा कि मेरे पड़ोस में रहने वाले आदमी ने पीछे गाड़ी छड़ाने की कोशिश करी गई, जिससे कि मेरी जान पल पल बची। मेरी कॉलोनी जो है मानसिंहपुरा, इसमें कई दिनों से व्यावसायिक कार्य हो रहे हैं और कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है। तो वहीं चूरू के सरदार शहर में कुबेर हाउस के पास नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के मुनीम के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया। मुनीम के साथ कैंपर में सवार होकर आए लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 13 निवासी ओम प्रकाश जोशी ने पुलिस में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया कि वो 14 सितंबर की रात को रोजमर्रा का काम निपटा करके पैदल घर जा रहा था। तभी कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों ने उसे लूटपाट की और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो आरोपी इलाके में आसपास रैकी करते हुए नजर आए। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों को दबोचने में जुटी है। तो वहीं अजमेर में बदमाशों में पुलिस का खौफ अब खत्म होता दिख रहा है और अपराधी दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के मसूदा का है, जहां पर बस स्टैंड पर दिन दहाड़े दुकान के बाहर खड़ी बाइक चोरों ने पार कर दी। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो में मसूदा बस स्टैंड पर एक युवक बेखौफ होकर के दुकान के सामने से बाइक ले जाता हुआ कैद हुआ है। बाइक चोरी की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सरेआम चोर यहां पर पहुंचता है और मास्टर के से इस बाइक को खोल करके इसे स्टार्ट करके चंद मिनटों में ही यहां से फरार हो जाता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के जैतसर थाना इलाके में हरदास वाली ग्राम पंचायत के चक 1 बीपीएसएम में ग्रामीणों को संदिग्ध यंत्रनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल ग्रामीणों ने इस संदिग्ध यंत्रनुमा वस्तु की सूचना जैतसर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया गया। जांच जारी है। जानकारी के अनुसार ट्रक 1 बीपीएसपी में मिले गुब्बारे नुमा संदिग्ध वस्तु के साथ एक इलेक्ट्रिक यंत्र लगा हुआ है, जिसके साथ करीब 300 फीट लंबा तार भी बंधा हुआ है। इसके साथ ही एक डिब्बा डिवाइस भी है, जिसके आगे एक एंटीना है और हालांकि पुलिस अब पूरे यंत्र को जब्त कर जांच कर रही है।
तो राजधानी जयपुर में हजरत इमाम हुसैन की याद में जंजीरी मातम का जुलूस निकाला गया और इस दौरान जुलूस का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरबाज अहमद ने। जयपुर में आज शिया समाज की ओर से जंजीरी मातम मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी तादाद में जो है शिया समाज के लोग पहुंचे। यहाँ पर बाकायदा हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में बाकायदा जो शिया समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से जो है जंजीरी मातम करते हैं, जिसमें अपने जिस्म के ऊपर बाकायदा जो है जंजीरों से तलवारों से वार करके जो है एक याद की जाती है उस शहादत की। तमाम जिम्मेदार वो मौजूद है यहाँ पर। क्या मैसेज दिया गया है, क्या बातचीत की गई है, तो जानने की कोशिश करते हैं। क्या आज मैसेज दिया गया है, किस तरह से जो है जंजीरी मातम मनाया जाए? देखें, यहाँ पर अरबईन के मौके पर आज जो ये तमाम मोमिनीन जंजीरी मातम कर रहे हैं, आज भी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अगर इस्लाम को खून की ज़रूरत पड़ेगी, आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे खून देने वाले और खून बहाने वाले मौजूद हैं। जो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में जो आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की थी कि कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी नुसरत करे, आज भी उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले लोग मौजूद हैं, अपना खून देने वाले मौजूद हैं, अपना खून बहाने वाले मौजूद हैं और इमाम को खिराज अक़ीदत पेश करने वाले मौजूद हैं। वस्सलाम। क्या तैयारी रहेगी आगे? आज जहाँ जहाँ ये जुलूस अपने मुकामी रास्ते से होता हुआ गुजर रहा है, वहाँ लोगों ने सबीलों का और तवर्रुक का अपने अपने तौर पे सब इंतज़ाम किए हैं। कहीं दूध की सबील लगी है, कहीं पानी की सबीलें लगी हैं। तो ये हर साल की तरह इस साल भी है और अभी जो है पिछले कई 2 सालों से ये जुलूस जो है वो कोरोना की वजह से बंद था। इस वजह से अब इस साल लोगों ने काफ़ी तादाद में इसमें शिरकत की है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो कि पैगम्बर इस्लाम के नवासे थे उनको खिराज अक़ीदत पेश की है और यहाँ जंजीरी मातम भी हुआ है। ये जंजीरी मातम करके यही पैगाम देते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर हम करबला के मैदान में होते तो हम आपके लिए आज भी खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।